राजनीति में जनाधार बनाना एक बड़ा कठिन काम होता है प्रमोद भैया। और आपने अपने चुनावी कार्यकाल में ये सिद्ध किया कि किसी वार्ड से आप लड़े और जीत गए, कि बड़ी बात थी। अपने वार्ड से तो जीता ही आपने, दूसरे वार्ड से भी जीते। क्या मुख्य कारण मानते हैं जनता के बीच में लोकप्रिय होने का आधार आप? काम बोलता है। आप जीवंत संपर्क लोगों से रखेंगे और बहुत बड़े काम नहीं होते, दैनंदिनी के काम जो होते हैं वो छोटे छोटे काम रहते हैं। और उस समय तो बड़ा क्रूशल पीरियड था। भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार थी, तो उस बीच में महापौर का चुनाव जीतना, हाँ, माउंट एवरेस्ट पर्वत जैसे चढ़ने का था। मैं पहले ही आपसे दोहराया था कि काम बोलता है। अच्छा काम करेंगे आप तो स्वाभाविक तौर पर जनता का आशीर्वाद मिलता है। महापौर आपने पद में, जब आप आए महापौर के पद में, तो एक शहर हमारा कैसा हो, ये विजन लेकर के जब आप आए तो क्या आपने महत्वपूर्ण काम किए और उस दौर में आपने शहर को किस रूप में देखा? रायपुर शहर में काम करने के लिए सबसे पहले मैंने एक ब्लूप्रिंट बनाया कि प्राथमिकता क्या होनी चाहिए शहर। जैसे मैंने 2017 में शुरू किया कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, 250 गाड़ियों का अरेंजमेंट। ये लोग बाहर कैसे निकलेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उसमें गाना बजवाइए। तो ऐसा गाना बजना चाहिए जिससे लोग स्वाभाविक तौर पर बाहर निकलें। तो वो देख 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 तू यहाँ वहाँ न देख। पुराना बस स्टैंड है जो पंडरी का, वो 7.23 डिसमिल था, छोटा पड़ता था। 1000 बसें हैं जो अन्य प्रांतों में जाती हैं, बड़ी दिक्कतें होती थी। तो महाराज जी ने सहृदयता पूर्वक हमें, महंत राम सुंदर दास जी ने जमीन दी और वहाँ बस स्टैंड बनकर आज एयरपोर्ट की तरह खूबसूरत दिखता है। साहब, मैं तो गौठान खोला था भाटा गांव में। आप तो कितनी बार आए हैं त्योहारों में गाय माता की पूजा करने के लिए। आज वो गौठान बंद हो गया। ये आज तो सर रायपुर को, आधा जो रायपुर है, आधा रायपुर को लोग गायपुर कहते हैं और आधा रायपुर को लोग चाकूपुर कहते हैं। 25 साल राज्य के हो गए, रजत जयंती मना रहे हैं इस बार हम छत्तीसगढ़ में। क्या लगता है 25 सालों में आपको प्रगति में क्या सोपान तय किए हैं कुछ बड़े राज्य स्तर पे? बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई और कुछ चीज़ें जो है वो बेरोजगारी दर जो बढ़ रही है वो चिंतनीय विषय है। परसों मैं डाटा पढ़ रहा था कि बेरोजगारों की संख्या 5 गुना बढ़ गई है। साथियों नमस्कार। आज हमारे श्री महाकाल धाम के स्टूडियो में रायपुर शहर के पूर्व महापौर, छात्र नेता और बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी प्रमोद दुबे जी आए हुए हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। जी, आपको भी नमस्कार और श्री महाकाल धाम पॉडकास्ट के सभी सुधी दर्शकों को भी मेरा सादर नमस्कार। मैं प्रमोद दुबे जी के बारे में थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगा। इन्होंने बाल्यकाल से ही छात्र नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। कॉलेज जीवन में छात्र संघ अध्यक्ष रहे और फिर एक पार्षद से अपनी राजनीतिक शुरुआत की और धीरे धीरे लगभग लोकसभा चुनाव के समान महापौर चुनाव का चुनावी समर जीता, भारी बहुमतों से जीता, सभापति रहे। नगर निगम में रहकर उन्होंने रायपुर शहर के लिए जो विजन तैयार किया, महापौर की नज़र में एक शहर कैसा हो, इस पर चर्चा करेंगे प्रमोद जी से। और मुझे आशा है कि वो एक शहर के प्रति जो दृष्टिकोण रखना चाहिए एक व्यक्ति को, वो कैसा हो और एक शहर हमारा कैसा होना चाहिए, इस पर विचार देंगे। उनके व्यक्तित्व पर, पारिवारिक जीवन पर हम चर्चा करेंगे। तो प्रमोद भाई, आप छात्र नेता बने, घर में ऐसा कोई राजनीतिक माहौल नहीं था, तो इस तरफ रुझान कैसे हुआ आपका राजनीति में और छात्र राजनीति में? हाँ, ये बात आपकी सही है कि कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति में नहीं रही। और 2 भाई मेरे डॉक्टर, एक भाई मेरे रेवेन्यू ऑफिसर, पिताजी कलेक्टर ऑफिस में नौकरी में थे। ये अचानक से समझ लीजिए आपकी कालीबाड़ी स्कूल से निकलने के बाद, और हम लोग बड़े होनहार छात्र हुआ करते थे। कालीबाड़ी स्कूल उस समय रायपुर शहर के बहुत अच्छे स्कूलों में उनकी गिनती होती थी। वहाँ से मैं पास आउट था, बायोलॉजी से मैं पास आउट हुआ हूँ। उसके बाद फिर
उसी समय ऑल ऑफ सडन मेरी माता जी का देहावसान हो गया था। तो मुझे बीएससी करने के बजाय बीकॉम करना पड़ा और मैं छत्तीसगढ़ महाविद्यालय में एडमिशन लिया। वहाँ जाते ही फर्स्ट ईयर में ही मुझे मेरे दोस्तों ने सीआर का चुनाव लड़ा दिया। जी। तो वो पहला सीआर का चुनाव था, वो मैं हार गया था। उसके बाद फिर मैं बीकॉम प्रीवियस में वाइस प्रेसिडेंट बना, फिर बीकॉम फाइनल में मैं प्रेसिडेंट बन गया, फिर उसका बाद फिर यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बन गया। तो वहाँ से जो सफ़र शुरू हुआ तो वो अब तक जारी है और वो मेरी शुरुआत थी। और उसके बाद फिर पार्षद का चुनाव, ये फिर सबसे पहले आपने पार्षद चुनाव का सामना किया राजनीति में, ये क्या अनुभव रहा पहली बार का चुनाव का? कई बार जीवन में भगवान भी परीक्षा लेता है। जब मैं विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ रहा था तो उस समय पहले सारे प्रेसिडेंट और यूआर को उठा करके लाने की प्रक्रिया थी विश्वविद्यालय में, उसकी वोटिंग होते थे। लेकिन मेरे समय में अचानक 13 दिन पहले नियम बदल गया कि जो महाविद्यालय के प्रेसिडेंट और यूआर हैं वो अपने महाविद्यालयों में ही वोट करेंगे। अब 8-10 लोगों को हम लोग उठा के ले आए थे। अब उठाकर लाने के बाद वो हमारे ज्यूरिसडिक्शन में थे, लेकिन अब नियम बदलने के बाद उनको वापस छोड़ना था। तो मन में भी बड़ा भय था कि हमारे आओ भगत में कोई कमी तो नहीं रह गई। लेकिन ईश्वर की कृपा से पहले विश्वविद्यालय में 2 गुट हुआ करते थे चुनाव लड़ने के लिए। एक ब्राह्मण पारा गुट हुआ करता था और दूसरा बाकी अदर हुआ करते थे। तो मेरे समय में वो भी एक वाकया हो गया कि 5 प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने लग गए। तो मेरे समय में मैं लड़ा, फिर मेरे अगेंस्ट में स्मिता देशपांडे, जग्गू सिंह ठाकुर, अंजय शुक्ला जी के भाई संदीप शुक्ला और मुकुंद मोहन खंडेलवाल। ये हम लोग 5 लोग विश्वविद्यालय का चुनाव लड़े। और खुशी की बात ये है कि मैं जिनके वोटों से जीता वो आज किरण देव जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और सरोज पांडे जी हैं, जिन्होंने मुझे वोट किया था। आज वो राष्ट्रीय राजनीति में है। तो उस समय का जो दौर था वो हम लोग सब समकालीन स्टूडेंट लीडर रहे। तो सब अपनी अपनी जगह में अच्छे हैं और सब किसी न किसी प्रकार के लोगों की मदद करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। तो वही अनुभव आपका पार्षद चुनाव में काम आया, ऐसा कह सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि इस मोहल्ले में आप बचपन बीता आपका, वहीं से आप पहली बार चुनाव लड़े। हाँ, वो ब्राह्मणपारा जो था वहाँ वहाँ हाईली क्वालिफाइड लोग और छात्र नेता प्लस अधिकारी, ये सबसे ज़्यादा हमारे मोहल्ले से हुआ करते थे। आज भी मंत्रालय में या पुलिस विभाग में जो बड़े ओहदे पर हैं, वो लगभग ब्राह्मणपारा से ही अ, अपनी मेहनत और अपनी विद्वता के कारण और अपनी योग्यता के कारण वो आज अच्छे पदों पर विराजमान हैं। तो कहीं न कहीं से 2004 में ये पहली बार मुझे अवसर मिला कि मैं पार्षद का चुनाव लड़ा ब्राह्मणपारा वार्ड से। और उसमें भी भगवान परीक्षा लेता है, तो मेरे भाई लोग ही मेरे सामने खड़े हो गए थे। मृत्युंजय दुबे जो मेरे बड़े पिताजी का लड़का है, पारिवारिक लोग ही लड़ रहे थे। हाँ, हाँ। और ज्ञानेश शर्मा जी, जिनको हम बहुत पारिवारिक रूप से और एक प्रकार से हमारे राजनीतिक गुरु भी थे। तो ये भी भगवान ने परीक्षा लिया। उससे पहली बार मैं चुनाव जीता 2004 में। उसके बाद वो वार्ड जो था वो महिला के लिए आरक्षित हो गया, तो मुझे वार्ड बदलना पड़ गया। तो उसके बाद फिर मैं वहाँ से निकल करके फिर रामकुंड और समता कॉलोनी वाले एरिया से मैं दोबारा चुनाव लड़के फिर वहाँ से बड़े मतों से चुनाव जीता। राजनीति में जनाधार बनाना एक बड़ा कठिन काम होता है प्रमोद भैया, और आपने अपने चुनावी कार्यकाल में ये सिद्ध किया कि किसी वार्ड से आप लड़े और जीत गए, की बड़ी बात थी। अपने वार्ड से तो जीता ही आपने, दूसरे वार्ड से भी जीते। क्या मुख्य कारण मानते हैं जनता के बीच में लोकप्रिय होने का आधार आप? कुछ भी कह लीजिए आप, काम बोलता है। आप जीवंत संपर्क लोगों से रखेंगे और बहुत बड़े काम नहीं होते। दैनंदिनी के काम जो होते हैं वो छोटे-छोटे काम रहते हैं। राशन कार्ड बनाना, मज़दूर कार्ड बनाना,
मेडिकल कार्ड बनाना, ये छोटी छोटी जो चीज़ें रहती है वो काम आने के लिए बड़ी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। वो काम हम लोग करते थे। और मेरे ऑफिस से तो गैस सिलेंडर भी भरवा देते थे और बिजली का बिल भी पटा देते थे। तो ये एक अच्छी सुविधाएं भी थी, प्लस काम करने में भी लोगों के आस-पास ही रहते थे। तो जब ब्राह्मणपारा में चुनाव जीता तो मैं वहाँ बहुत काम किया। इवन रायपुर शहर में जो चौड़ीकरण की शुरुआत हुई, वो 2004 से ही शुरू हुई। जो आमापारा से लेकर आप बार-बार जिस रोड को देखते हैं, कि आमापारा से तात्यापारा से शारदा चौक, वो एक पूरा पेच था। जिसमें से जब मैं पार्षद बना तो अपने एरिया जहाँ तक कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र था, वहाँ तक बस चौड़ा हो पाया। उससे आगे आज तक के चौड़ा नहीं हो पाया। वो थोड़ा-सा दुखद भी है। लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने कहीं न कहीं लोगों का सपोर्ट भी बहुत अच्छे से मिलता है। तो वो बड़े कारण रहे कि मैं यहाँ से जाकर वहाँ चुनाव लड़ा। उसके बाद फिर महापौर का पूरे शहर का चुनाव, 70 वार्ड, 235 वर्ग किलोमीटर का रेडियस। लेकिन कहीं न कहीं जो अच्छे किए हुए काम हैं, उसका प्रचार दूसरे वार्डों में जाकर के मेरे दोनों वार्ड के लोग करते थे। जो लोग मुझे नहीं भी जानते थे, उन्होंने मुझे वोट किया। और उस समय तो बड़ा क्रूशियल पीरियड था। भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार थी। आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह साहब चीफ मिनिस्टर थे और शहर में 2-2 कैबिनेट मिनिस्टर थे, आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी, आदरणीय राजेश मूणत जी। तो उस बीच में महापौर का चुनाव जीतना, हाँ, माउंट एवरेस्ट पर्वत जैसे चढ़ने का था। और लेकिन मैं पहले ही आपसे दोहराया था कि काम बोलता है। अच्छा काम करेंगे आप, तो स्वाभाविक तौर पर जनता का आशीर्वाद मिलता है। तो बाकी और हम लोग तो वही है, वही जो राम रचि राखा पर विश्वास करने वाले लोग हैं। आप महापौर बने तो एक अफसर जो आता है किसी विभाग में, वो 2 साल 3 साल के लिए आता है, उसका कोई ज़्यादा अटैचमेंट होता नहीं उस शहर से, उस गलियों से, उस बस्तियों से। एक गली और बस्ती से निकला हुआ व्यक्ति जब राजनीति में आकर के पद पर जाता है, बड़े अधिकार उसके पास आते हैं, तब वो शहर के लिए एक दृष्टिकोण बनाता है। महापौर आपने पद में जब आप आए महापौर के पद में, तो एक शहर हमारा कैसा हो, ये विज़न लेकर के जब आप आए, तो क्या आपने महत्वपूर्ण काम किए? और उस दौर में आपने शहर को किस रूप में देखा? देखिए, मैं समझता हूँ कि आपके इर्द-गिर्द जो लोग रहते हैं जी, और अच्छे लोगों के साथ अगर आप रहेंगे, जी, तो स्वाभाविक तौर पर आपके विज़न को बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका वो लोग निभा लेते हैं। अकबर इसलिए महान नहीं था कि वो अच्छा शासक, अच्छा राजा था। जी, अकबर इसलिए महान था कि उसके जो नौरत्न थे, चाहे वो बिरबल की बात करें, टोडरमल की बात करें, तो वो जो नवरत्न थे, उनके अनुसार वो अपने राजपाट चलाता था, इसलिए वो सफल राजा माना जी, जाता जी। था। उसी तर्ज पर मैं चूँकि ब्राह्मणपारा में बड़े योग्य लोगों के बीच में रहता था और वहाँ विज़नरी बड़ी क्लियर थी लोगों की, और अच्छे बड़े पदों पर भी वहाँ लोग थे, तो सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिलता था। रायपुर शहर में काम करने के लिए सबसे पहले मैंने एक ब्लूप्रिंट बनाया कि प्राथमिकता क्या होनी चाहिए शहर की, बिल्कुल। और प्राथमिकता के आधार पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मैंने काम शुरू किया कि एक एरिया से काम शुरू होना चाहिए। जैसे मैंने 2017 में शुरू किया कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। अब वो लगभग 250 गाड़ियाँ, बहुत बड़ा काम है घर-घर से कचरा लेना। हाँ। हाँ, 250 गाड़ियों का अरेंजमेंट। उसके बाद फिर मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि ये लोग बाहर कैसे निकलेंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, उसमें गाना बजवाइए। तो ऐसा गाना बजना चाहिए जिससे लोग स्वाभाविक तौर पर बाहर निकलें। तो वो देख, देख, देख तू यहाँ वहाँ न देख, ये गाना। हाँ, उसके बाद फिर एक अच्छी बात ये रही कि हमारे छत्तीसगढ़ की जो बेटियाँ हैं, उनको मैंने अवसर दिया कि वो ब्लाइंड स्कूल की बच्चियाँ हैं, उनसे छत्तीसगढ़ी में उस गाने को मैंने रिपीट करवाया कि हाथ बढ़ाओ, संग संग आओ। ये गाना उन वो लोगों ने, बच्चियाँ बड़ा सुंदर गाई हैं इस हाँ, वो गाने को। सरकारी स्कूल की बच्चियाँ थी, उसको मैंने एक प्लेटफ़ॉर्म दिया
और बहुत खुशी की बात ये है कि आज वो बच्चियों की ऑर्केस्ट्रा समूह है और वो लोग महीने 50 से 75 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। उनके बाद वो गाने के बाद बड़ी हिट हुई, छत्तीसगढ़ के हर जगहों पर उनको बुलाया गया। तो ये एक शुरुआत रही। तो अ, एक ब्लूप्रिंट मैंने बनाया कि शहर में सबसे ज़्यादा दिक्कतें किस-किस चीज़ों में होती। तो मैंने देखा मूलतः कि रायपुर शहर जो है, ये तालाबों और मंदिरों का शहर कहलाता था। तो मुझे ये दुःख होता था कि तालाब बेरहमी से पाटे जा रहे थे। तो फिर मैंने अपनी कार्य योजना बनाई कि नए तालाब मुझे और बनाने हैं और जो तालाब है उसे सुरक्षित करने हैं। ये मेरा दूसरा बड़ा काम था कि जिसमें मैं तालाबों की कैसे रक्षा करूँ? तो फिर मैंने एक बड़ा विसर्जन कुंड बनाया, महादेव घाट के पास। और वहाँ से फिर मैंने लोगों से आग्रह किया कि गणेश भगवान की जो मूर्तियाँ हैं, वो पहले आपको याद होगा पीओपी की बनती थी। उस पर मैंने बैन लगाया और बैन लगाने के बाद जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो मूर्तिकार लोग हैं, उनसे मैंने कहा कि मिट्टी की मूर्ति बनाने के लिए। तो उनको एक बड़े मात्रा पे रोज़गार भी मिल गया। तो जो महादेव घाट के आस-पास रहते हैं, रायपुरा क्षेत्र में रहते हैं, वो लोग काफ़ी अब अच्छे संपन्न हो गए हैं। तो वो एक दोहरा फ़ायदा हुआ। एक तो मूर्तियाँ जो थी वो पीओपी की बंद हो गई, मिट्टी की बनने लगी, तालाबों में विसर्जन बंद हो गया। सबसे बड़ी बात ये हुई आपने जो किया प्रयास, बूढ़ा तालाब में विसर्जन बंद हुआ। हाँ, सभी तालाबों में लगभग रायपुर के बड़े 16 तालाबों में मूर्तियाँ विसर्जित होती थी। वो महादेव घाट जाने लगी। वो सब के सब महादेव घाट, तेलीबांधा में बड़े मात्रा में मूर्तियाँ विसर्जित होती थी। इधर सड्डू के तालाब में अब रायपुर तो इतना बड़ा फैला हुआ क्षेत्र है, तो सब तरफ मूर्तियों को विसर्जन हमने बंद कराया और एक बड़ा विसर्जन कुंड की सुविधा दी। अब सारे शहर के लोग वहाँ जा कर के ये करते हैं। तो ये एक बड़ा काम था जो उस ब्लूप्रिंट में जो मैंने सोचा था कि 1 साल में मुझे 5 बड़े काम करने हैं और 20 छोटे काम करने हैं। छोटे कामों में मैंने दैनंदिनी की जो चीज़ें होती हैं कि छोटी नालियाँ जो नहीं बह रही हैं, वो नालियाँ कैसे बहे? उसके बाद सॉलिड वेस्ट का जो था, उसको मैनेजमेंट कैसे हो कि आपके शहर में 700 टन कचरा प्रतिदिन निकलता है। जी, उसका निष्पादन कैसे होनी चाहिए, नहीं तो ढेर बन जाएगा। बिल्कुल। उस पर हमने काम किया। तो आज खुशी की बात ये है कि 40% उसमें से खाद बनते हैं, 40% उसमें से आरडीएफ बनता है और 20% जो है वो रिसाइकिल होकर के रीयूज़ होकर के हमारे बीच में फिर से आ जाता है कुछ न कुछ बन करके। उसके बाद फिर ये बस स्टैंड जो थी, वो मेरे दिमाग में थी कि पूरे शहर में बस घूमती है चारों तरफ, पटरी में होने के कारण कई प्रकार की दुर्घटनाएँ होती हैं। तो मैंने एक विज़न में लिया कि नहीं बस स्टैंड रिंग रोड के पास होनी चाहिए। फिर भाठा गाँव में मैंने रिंग रोड बनाया। रिंग रोड के पास बस स्टैंड बनाया जो महाराज जी के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ आपके मंच के माध्यम से। उन्होंने ज़मीन दी हमको लगभग 23 एकड़। पुराना बस स्टैंड है जो पंडरी का वो 7.23 डिसमिल था, छोटा पड़ता था। 1000 बसें हैं जो अन्य प्रांतों में जाती हैं, बड़ी दिक्कतें होती थी। तो महाराज जी ने सहृदयतापूर्वक हमें महंत राम सुंदर दास जी ने ज़मीन दी और वहाँ बस स्टैंड बनकर आज एयरपोर्ट की तरह खूबसूरत दिखता है। किसी शहर की पहचान 3 चीज़ों से होती है, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, ये दोनों तो अच्छे बन गए थे। मेरे सामने एक बड़ी चुनौती थी कि बस स्टैंड कैसे सुंदर बने। बिल्कुल। तो वो बस स्टैंड भी आज आपके सामने है, लोगों के सामने है। बहुत खूबसूरत बस स्टैंड भी बना। उसके बाद मैंने ये सोचा कि कई चीज़ें साथ में आपके जैसे रहने वाले लोग भी जो हैं, वो जो सकारात्मक भाव के थे, उन्होंने मुझे कहा कि देश का सबसे ऊँचा झंडा लगना चाहिए यहाँ पर। तो तेलीबांधा में देश का सबसे ऊँचा झंडा 82 मीटर का झंडा मैंने लगवाया। फिर वहाँ से तेलीबांधा सबसे शुरुआत की मैंने काम की। सबसे जो खूबसूरत तालाब बना, उसके बाद फिर कटोरा तालाब बनाया, फिर बंधवा तालाब बनाया। फिर तालाबों के फ़हरिस्त में लगभग 30-40 तालाबों को एक साथ मैंने काम शुरू करा करके, उसका पानी साफ़ करवाना, उसकी गहराई करना। तो आज वाटर लेवल रायपुर में वो है। इसी बीच में फिर मेरे दोस्तों ने कहा कि शहर में तापमान बड़ा बढ़ रहा है। तो मेरे दिमाग में बात आई कि नहीं एक बड़ा बीच में ऑक्सीज़ोन बनना चाहिए।
शहर के बीच में, तो वो भी एक बड़ा चैलेंज था। लेकिन उसमें सारे लोगों का सहयोग मिला, बृजमोहन अग्रवाल जी का भी सहयोग मिला, राजेश मूरत जी का भी सहयोग मिला। वो एक बड़ी योजना थी, जो 19 एकड़ में शहर के बीच में ऑक्सीजोन बनाना, वो भी बेशकीमती ज़मीन में। अधिकारी कोई तैयार नहीं थे, वो चाहते थे वहाँ माल बन जाए। लेकिन जनप्रतिनिधियों के सहयोग से और आप सभी के सहयोग से शहर के बीच में ऑक्सीजोन मैंने बनाया, जिसमें बड़ी खुशी हुई मुझे। उसके बाद फिर तो लंबी फहरिस्त है कि सभी गार्डनों में ओपन जिम लग गए। उसके बाद मैंने मल्टी लेवल पार्किंग बनाया, उसके बाद मैंने जवाहर बाज़ार बनाया, उसके बाद मैंने साइकिल ट्रैक बनाया, उसके बाद नए लगभग 12-15 नए उद्यान बनाए। और बहुत सारे ऐसे उद्यान थे हमारे, अ, समझ लीजिए आप, हमारे संरक्षक जो अभी इस दुनिया में नहीं हैं, अजय त्रिपाठी जी, उनको मैं इसलिए याद करता हूँ कि जितने आरडीए ने ज़मीन छोड़ी थी गार्डनों के लिए, उसमें एक भी वो डेवलप नहीं करते थे, उनके पास पैसा नहीं था। वही मैं एक सवाल और आपसे करना चाह रहा था प्रमोद भैया, ये राजधानी है रायपुर, और मंत्रियों और सचिवालय के सारे अधिकारी और सारे लोग यहाँ रहते हैं, तो राजधानी को आर्थिक रूप से यहाँ के नगर निगम को शासन से काफी सहायता मिलती है। बाकी शहरों के महापौर और वहाँ के नगरों की क्या स्थिति है? आपको क्या लगता है, क्या फंड रुकावट बनता है? देखिए, अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है और शासन में जाकर के कहीं आप अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। और आज के समय में तो बिना रोए माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती। तो उस युग में कहीं आप सोचेंगे कि चीज़ें हो जाएँगी, नहीं, आपको अपने एफर्ट लगाने पड़ेंगे, मंत्रालय में जाकर के मेहनत करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जनता ने आपके ऊपर विश्वास किया है। जनता को ये मतलब नहीं है कि कौन बैठा है ऊपर में, आपने कमिटमेंट किया है कि मैं ये करके दूँगा, और वो कमिटमेंट को पूरा करने के लिए आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति अगर मजबूत है, और मुझे इस बात का गर्व है और खुशी है कि 10 साल बाद भी आज मुझे रास्ते में कई जो बच्चे मिलते हैं वो चिल्लाते हैं, महापौर जाते प्रमोद दुबे। तो ये लगता है कि हाँ, मेरा मेरा फर्ज था और मुझ पर रायपुर का कर्ज था कि एक एक आदमी ने मुझे बिना पहचाने, जो मुझे नहीं जानता था, उन्होंने मुझे वोट दिया। तो मैं पौने 6 बजे से मैं मेरी दिनचर्या शुरू होती थी। मैंने कमिश्नर साहब से कह दिया था कि आप तभी ज्वाइन करेंगे जब आप 5:30 बजे रायपुर के शहर में आप दिखेंगे। तो मुझे बड़ी खुशी है कि उस समय के तत्कालीन जो आयुक्त थे और वो सारे लोगों ने मेरी बात को गंभीरता से लेकर 5:30 बजे शहर में वो दिखते थे। मैं कहता था कि आप लोगों के बीच में रहिए। हम कोई राजपाट नहीं मिल गया है हमको, और मैं तो साइकिल चलाने वालों में से था। इसलिए मेरी कनेक्टिविटी, चूँकि छात्र नेता रहा और ब्राह्मणपारा में पैदा हुआ, तो लोगों के घर तक की मेरी कनेक्टिविटी बहुतायत मात्रा में थी। आप जैसा बता रहे हैं, अभी लगातार आपने अच्छे काम किए और माइलस्टोन काम हुए हैं, कचरा उठाना से लेकर स्मार्ट सिटी परियोजना में हमारा शहर रैंकिंग में पीछे बहुत रहा। इसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? नहीं, देखिए, पीछे नहीं रहा। जब पहली बार रैंकिंग आई थी, तो हम लोग 500 शहरों में 65 नंबर पर थे। उसके बाद फिर 47 नंबर पर आए। फिर हम लोग 16वें नंबर पर आए। फिर लगातार हमारा, अब तो हम चौथे नंबर पर हैं। कुछ चीज़ें हैं जिसको जनता को भी आत्मसात करने की आवश्यकता है। केवल सरकार के भरोसे, केवल शासन के भरोसे, केवल निगम के भरोसे में नहीं चल सकता, ताली दोनों हाथ से बजती। हम लोगों के साथ एक प्लस पॉइंट ये था कि शहर में लगभग 150 से ज़्यादा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, या बहुत सारे ऐसे जागरूकता अभियान चलाने वाले लोग हैं, एनजीओ है, संगठन है, हाँ। वो लोग मिलकर बड़ा काम करते थे। मुझे याद है, उसको मैं बिल्कुल यहाँ कोट करूँगा कि बंच ऑफ फूल एक संस्था है,
जो मेरे साथ रह कर के काम करती थी, आपको शुरू-शुरू में याद होगा, ये दीवालों में जो पेंटिंग देखते थे आप, वो जो इंजीनियरिंग के जो छात्र थे और जो प्रोफ़ेशनल स्टूडेंट थे, उन लोगों ने मिलकर किया। लगभग 50-100 की मात्रा में आते थे, वो अपना पेंट लाते थे, अपना ब्रश लाते थे। शहर सुंदर हो, साफ हो। हाँ, तो ये लोगों के मन में आपको देखकर आएगा कि आप अगर कहीं 2 कदम आगे बढ़ाएँगे, तो शहर के लोग आपको 4 कदम आगे बढ़ कर के सहयोग करेंगे। वो इस शहर की तासीर है। और अगर कहीं आप चौधरी बनकर काम करूँगा सोचोगे आप, तो वो फिर भावनाएँ लोगों में नहीं आ पाती। मुझे तो सड्डू और मुआ मैं बताऊँ सर आपको कि मंत्रालय की 5 अंडर सेक्रेटरी जो विभिन्न विभागों में थी, वो जागरूकता अभियान में सहभागी होती थी हमारे साथ में, कि एक दिन आप हम कहते थे, निवेदन करते थे, एक दिन आप अपनी गाड़ी को मत निकालिए, साइकिल से जाइए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट कर लीजिए या शेयरिंग कर लीजिए। तो इस बात की खुशी है कि लगभग 10,000 लोग इस शहर में 1 महीने में 1 दिन अपने वाहन का उपयोग नहीं करते थे। तो प्रदूषण लगातार उसमें कम होता शुरू हुआ। आपको तो मालूम होगा कि विश्व के 10 प्रदूषित शहरों में हमारा शहर था। आज कम से कम उससे बाहर निकल गए हम लोग। तो ये उस समय का बोया हुआ बीज था, जो आज बृहत वृक्षारोपण आप देख रहे हैं। तो मैंने ग्रीन आर्मी की स्थापना भी करवाई थी, जो शहर में पेड़ लगाते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये शहर में एक बहुत अच्छी खूबी है कि आप एक हाथ बढ़ाओगे तो लोग 10 हाथ बढ़ाते हैं। ये इस शहर की खूबी और खूबसूरती है। तो मैं तो आपके माध्यम से वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी आग्रह करूँगा कि जहाँ पानी रुकता है आज भी कुछ कॉलोनियों में, उसके लिए आप एक एक एक्शन प्लान बना लीजिए। 2 250 करोड़ में आप एक अच्छा एक्शन प्लान बना लीजिए और कहाँ से टेल एंड है, कहाँ से आपका पानी निकल सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं। आपके शहर में तो आपके सामने रोज़ आज हम 800 टन कचरा उठा कर के दिखा दिए। हर घर के पास गाड़ी पहुँचा कर दिखा दिए। हर तालाब को बचा लिए। तो कोई चीज़ असंभव नहीं है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप कोशिश करेंगे तो हर चीज़ यहाँ सहयोग करने के लिए फिर आपके जैसे लोग भी इस शहर में बड़े मात्रा में हैं, जो यहाँ की संस्कृति, यहाँ के संस्कार को बखूबी जानते हैं। आपसे हमको आपको शायद जानकारी है कि नहीं है, मैं नहीं जानता, लेकिन हमारी भाभी जी, आपकी आदरणीय धर्मपत्नी जी, हमारे बहुत सारे जागरूकता अभियान में वो हमारी सहभागी बनकर काम करी, जो आज रेनाउंड टीचर है। तो वैसे लोगों का समूह है यहाँ और बहुत अच्छे प्रतिफल मिलते हैं। क्या लगता है जो आप नहीं कर पाए अपने कार्यकाल में और होना चाहिए एक शहर को, हमारे रायपुर को, ऐसे कुछ पॉइंट है? जी, बस ये जो शहर में अभी जो पानी भरता है, एक ड्रेनेज सिस्टम के लिए एक अच्छा ब्लूप्रिंट तैयार हो जाए। बाहर की कंपनी को बुला करके आप वो दे दीजिए और हो सके तो अंडरग्राउंड सीवरेज, इसका भी काम शहर में होना एक चाहिए। समय में बना था, तरुण चटर्जी जी के समय में भूमिगत नाली का प्रोजेक्ट आया था, तो क्या वो फ्लॉप हो गया निगम में है? वो एक्चुअल में बलबीर जुनेजा जी के समय का हाँ, काम। भूमिगत नाली का काम चला था। वो अ, एंड पॉइंट में वो जो था वो विफल क्यों हुआ ये समझ में नहीं आया। लेकिन जब तक काम चल रहा था, उस समय शहर का जो रेडियस था, मैं समझता हूँ कि 90-100 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में रहा होगा। तो जब काम शुरू हुआ तो 5-6 साल वो काम चला। उस समय शहर का रेडियस बढ़ गया। तो डीपीआर जो बना था, उसमें उस कुछ जगहों का उल्लेख नहीं था, लेकिन वो वहाँ से होकर जाना आवश्यक था। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं या तो वो चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाने का बड़ा सब लोगों को मलाल भी है। थोड़ा-सा उस समय एफर्ट और लगा लेते। होता ये है कि कोई भी अगर योजना बनती है, तो आज अगर आपके शहर में पाइपलाइन डालना है, तो 6 साल पहले उसका डीपीआर तैयार होता है।
अब 6 साल के बीच में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, नई कॉलोनियाँ बन जाती हैं, तो उसको सप्लीमेंट्री डीपीआर में जोड़ करके उसका पैसा ले लेना चाहिए, तब वो काम पूरा होता है और इसमें कहीं न कहीं चूक हो जाती है। तो आज के डेट में मुझे ये लगता है कि शारदा चौक से जो तात्यापारा का जो चौड़ीकरण है, वो ज़रूर होना चाहिए और एक मुझे ये भी थोड़ा-सा दुःख और दर्द होता है कि स्काई वॉक जैसी चीज़ें नहीं बननी चाहिए। ये 25-30 साल पुरानी चीज़ें हैं, 100 करोड़ रुपया जनता का पैसा होता है। ये जब बनता है तो दिल में बहुत दर्द होता है। उतने में तो आप शहर में और अच्छी चीज़ें कर सकते हैं कि आपके पानी निकालने की चीज़ें हो सकती है, चौड़ीकरण हो सकता है। इस शहर को ग्रीनरीज़ की आवश्यकता है और कि लोगों के माध्यम से कि हर लोग कम से कम अपनी माँ के नाम से वास्तव में अगर पेड़ लगाने की इच्छुक हैं, तो अपने घर के पास ज़रूर 2 ठो पेड़ लगा लें, चाहे जैसे में लगाएँ। तो आने वाले समय में क्योंकि ये कंक्रीट का जंगल बन गया, मुझे बहुत ज़्यादा पीड़ा वर्तमान समय में ये है कि शांति नगर में लगभग 34 एकड़ ज़मीन है और गंज मंडी में भी लगभग उतनी ही ज़मीन है। आपके समता कॉलोनी में 16 एकड़ ज़मीन है। अभी सरकार ने नया डीपीआर बनाया है, उसमें वहाँ भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और कंक्रीट का जंगल बनाने की योजना बनाई है, जिसका मैंने पुरजोर विरोध भी किया है और उनसे आग्रह भी किया है कि मत बनाइए आप। आप अच्छे मैदान, प्रगति मैदान की तर्ज पर आप रायपुर शहर में खुली जगह बना दीजिए, ताकि आपको एक्सपो लगाने में आपके पास आज जगह नहीं है। मैंने सुभाष स्टेडियम बनाया आपके आँख के सामने, कितना खूबसूरत स्टेडियम है, आप देखिए। स्टेडियम बनाया, मैंने पार्क बनाया, मैंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर काम किया, मैंने तालाब में काम किया, मैंने ऑक्सीजन बनाया, मैंने मतलब ये वो चीज़ें हैं जो शहर की आवश्यकता थी। तो बस मेरी केवल इतनी इच्छा है कि ये बाकी जो जगह बचे हैं, उसमें सरकार जो है वो और नगर निगम के महापौर जी से भी मैं आग्रह करूँगा, ये शहर हम सबका शहर है। अधिकारी यहाँ हैं आज, कल वो प्रमोशन लेके चले जाएँगे, उनको बहुत ज़्यादा दुःख दर्द नहीं है। उनको अपना सीआर ठीक करना है और कितने जल्दी कलेक्टर बन जाऊँ ये उनकी इच्छा रहती है। तो कोई वो नया विज़न लेकर नहीं आते। आपको ही आप में अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो अब 7, 8, 10 महीने हो गए हैं, तो ऐसी चीज़ें हो जानी चाहिए कि जिसमें प्रगति मैदान की तर्ज पर यहाँ शांति नगर में बन जाए। रायपुर शहर राजधानी है। राजधानी के अनुरूप एक व्यवस्थित विकास की कल्पना हर लोगों के मन में रहती है। बाज़ारों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। क्यों कोई स क्यों कोई लभांडी का आदमी गोल बाज़ार में आकर के सामान ले? आप लभांडी में डेवलप कर दीजिए, बहुत आसान काम है। डिसेंट्रलाइज़ होनी चाहिए। अब शहर बड़ा हो गया है। आप प्रदेश भर में दौरा करते रहे और महापौर के अलावा आप अन्य शहरों में भी आपका जाना न हुआ राजनीतिक दलों के माध्यम से। ये क्या लगता है अन्य शहरों की क्या सेहत है, कैसी सेहत है बाकी शहरों की? देखिए, रायपुर शहर उन शहरों से बहुत बेटर है। जी, मतलब बाकी शहरों की हालत और खराब है। हाँ, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। आप जो भी कोई भी कुछ भी कह लें, मैं बिल्कुल चैलेंज से कह रहा हूँ, आप चाहे लखनऊ चले जाइए, आप चाहे भोपाल चले जाइए, आपको मैं 10 शहरों का ऐसा नाम दे दूँगा, जो भले लोग उनके बारे में बात करते हैं, वो तो रायपुर इतना व्यवस्थित थोड़ा-सा कहीं और हो जाए, तो रायपुर में क्या नहीं है आपके पास? भई, आप सोचिए कि जब आज के डेट में 37 से 38 फ्लाइट आपके यहाँ से चलती है। इतनी तो भोपाल और इंदौर से भी नहीं चलती, जो 1950 में बना भोपाल या मध्य प्रदेश, इतनी फ्लाइट सर्विस आज वहाँ की भी नहीं है। आपका तो 7 राज्यों के बीच में सबसे संपन्न राज्य है और यहाँ के लोग ये ज़रूर है कि हम किसी बड़े जगहों से अपनी तुलना करते हैं तो ठीक है 19-20 होता है। लेकिन आज कहीं रायपुर की बात करें तो व्यवस्थाएँ थोड़ी-सी और चाक-चौबंद हो जाएँ, अनवरत। जैसे हमने 22-25 प्रोजेक्ट पर काम किया, 4, 5, 6 प्रोजेक्ट की और आवश्यकता है।
तो सर्व सुविधा युक्त आपका शहर हो जाएगा। अब भाई 70% लोगों के घर से कचरा लेता है, 30% में गलियां बचती है। मैंने मैकेनाइज स्वीपिंग शुरू करवाया था। अब मैकेनाइज स्वीपिंग को जितना मैंने काम किया, मैं आपके माध्यम से उनसे आग्रह करता हूँ कि उसी काम को वो आगे बढ़ा लेंगे ना, तो भी ये शहर सुंदर हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा। क्योंकि जिस समय कचरा निष्पादन होता था, आप सोचिए कि कैसे लोग घर से बाहर निकले होंगे, कितनी कठिनाइयाँ हुई होगी। ये उस गाने की धुन से लोग बाहर निकले, अपना कचरा देके जा। तो ये लोग, यहाँ के एक लोग बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। अच्छा, ये की चीज़ और सी प्रमोद भैया कि शहर में जैसा कि आप अभी कह रहे हैं कि ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई, ढांचागत सुविधाएँ जो उपलब्ध हो रही जनता को। एक जो राजनीतिक परिवेश से अलग मैं एक सामाजिक परिवेश में आपसे सवाल करूँगा कि एक धारणा यहाँ पे विकसित हो रही है बाहरी और छत्तीसगढ़िया। ये जो तनाव का वातावरण बनता जा रहा है और बाहर के आए हुए जबकि सारे उद्योग धंधे जो लगे, जैसा आपने कहा कि जो आर्थिक विकास हुआ है रायपुर का 38-37 फ्लाइट चल रही है। निश्चित रूप से व्यापारी वर्ग का बड़ा योगदान रहा है राजस्व उगाही में और राजस्व जनरेट करने में। तो ये तनाव जो आ रहा है इसकी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये दुर्भाग्यजनक है, ये नहीं होना चाहिए। ये राज्य में सब लोगों का खून पसीना बहा है और आदरणीय विद्याचरण शुक्ल जी से लेकर के अनिल दुबे जी तक, ललित मिश्रा जी तक, सारे लोगों ने छत्तीसगढ़ राज्य पृथक बनने के लिए बहुत मेहनत किया। और कोई भी राज्य कहीं नींव अगर मजबूत हो तो मकान काफी खूबसूरत बनता है। जो इस प्रकार की चीजें आ रही हैं उसमें सरकार को त्वरित संज्ञान में लेकर के, मुझे याद है कि अजीत जोगी जी पहले मुख्यमंत्री थे, उस समय कुछ ऐसी चीजें हुआ करती थी, उस पर उन्होंने इमीडिएट रोक लगाया था और उसका प्रतिफल अच्छा मिला। आज कहीं न कहीं राजनीतिक दल के लोगों को भी सहिष्णु बनने की आवश्यकता है और जो लोग इस प्रकार की बातें कह रहे हैं या कर रहे हैं, वो किन कारणों से कह रहे हैं ये हमारी भी समझ से परे है। लेकिन अब हमारी तो 7 पीढ़ी यहाँ हो गई। अब कोई आकर के हमसे प्रमाण पत्र माँगेगा, तो वो प्रमाण पत्र देने वाले लोगों में से हैं हम। हम प्रमाण पत्र हम और आप माँगने वाले लोगों में से नहीं है। लेकिन अचानक से बीच-बीच में इस प्रकार की जो चीज़ें आती हैं, वो कहीं न कहीं फ़िज़ा को ख़राब भी करती हैं और जो लोग यहाँ उद्योग धंधे लगाने चाहते हैं, तो वो उससे भी तकलीफ़ों का सामना और ये तो हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है कि जो यहाँ के उद्योगपति हैं, उनका नाम इंडिया के टॉप 20 में है, जो छत्तीसगढ़ के हैं, बड़े ग्रुप हैं। जो जाकर के आप शिमला तक के वहाँ प्लांट लगाए हैं वो लोगों ने। ये तो हमारे लिए गर्व की बात। अब उन्होंने इतना इन्वेस्ट किया है छत्तीसगढ़ में, उनको तो हाथों-हाथ लेना चाहिए, उनको कोई तकलीफ ना हो। और कोई भी प्लांट वाला क्या चाहेगा क्या कि उसके यहाँ एक्सीडेंट हो जाए? 1000 करोड़ का जो आदमी प्लांट लगाया है, वो क्यों सोचेगा कि मेरे मेरे यहाँ, वो तो एक मज़दूर को भी अपने घर का सदस्य समझकर ट्रीट करता है। हो सकता है इसमें भी कुछ चीज़ें कमियाँ हों, उन कमियों को दूर किया जा सकता है, लेकिन ऐसा जो वातावरण अगर जो बन रहा है, उसमें सरकार को बहुत सख्ती से अपने रुख को स्पष्ट करना चाहिए। और बाकी तो आज भी छत्तीसगढ़ के प्रति लोगों का यहाँ माइन्स, मिनरल्स, हीरा, पन्ना, जवाहरात सारी चीज़ें तो इस राज्य में अवेलेबल है। आप काम करिए ना। शॉर्टकट जो पैसा कमाने का जो तरीका है, वो कभी सफल नहीं हो पाता और ये बीच में अभी कभी-कभी हम लोग युवाओं को देखते हैं, तो मैं आपके माध्यम से ज़रूर उनसे आग्रह करूँगा कि किसी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता। महादेव ऐप में आप अपने परिवार को बर्बाद करेंगे। ये बिल्कुल जान लीजिए आप, चिट फंड कंपनी में कोई आदमी सफल नहीं हो पाता। नशे के कारोबार में कोई आदमी, उसका परिवार पूरा बर्बाद हो जाता है। तो ये चीज़ों से काम बहुत है, करने वाला नहीं है यहाँ। 25 साल राज्य के हो गए,
रजत जयंती मना रहे हैं इस बार हम छत्तीसगढ़ का। क्या लगता है 25 सालों में आपको प्रगति में क्या सोपान तय किए हैं कुछ बड़े राज्य स्तर पे? बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई और कुछ चीज़ें जो है वो बेरोजगारी दर जो बढ़ रही है वो चिंतनीय विषय है। परसों मैं डाटा पढ़ रहा था कि बेरोजगारों की संख्या 5 गुना बढ़ गई है। सरकारों को थोड़ा सा इस पर, मैं भी एक राजनीतिक दल से आता हूँ, मेरे भी राजनीतिक दल में अगर कहीं मैंने कोई बात कही है तो पूरा करना मेरा कर्तव्य है, तब मेरे ऊपर लोग विश्वास करेंगे कि जब मैं महापौर बना तो मैंने ये सारी चीज़ें कही थी, तब मैंने किया, और जो नहीं भी कहा था उसे कर दिया तो लोगों का और विश्वास बढ़ गया। बेरोजगारी का कारण क्या लगता है आपको? बढ़ने का कारण क्या है? जबकि इतना उद्योग व्यापार यहाँ फल फूल रहा है। नहीं, यहाँ सरकारी पद बहुत खाली है। पूरी जो सरकार है वो संविदा में चल रही है, प्लेसमेंट में सरकार चल रही है, जान लेना आप। आप सोचिए कि 57,000 पद की घोषणा तो स्वयं सरकार ने की थी कि हम सरकार में आते 3 महीने के अंदर हम नियुक्ति कर देंगे। अब हम उसमें क्या कहें कि 10,463 स्कूल बंद हो गया। लेकिन ऐसा भी तो कहते हैं जनमानस है कि 5 साल आपका कार्यकाल रहा तो उसमें भी भर्तियां कम हुई बहुत। नहीं, देखिए भर्तियाँ कम हुई होंगी, ये हो सकता है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हमारी सरकार में कुछ बहुत अच्छे काम हो रहे थे, जैसे आत्मानंद स्कूल खुला। अब आत्मानंद स्कूल को डीएमएफ के फंड से जोड़ दिया गया। तो जो उसका पैसा आता था उसमें शिक्षकों की भरपूर भर्ती हुई। इंग्लिश मीडियम की टीचर्स, आज आप सोचिए कि एक गरीब का बच्चा, रिक्शा वाले का बेटा और कलेक्टर का बेटा आजू-बाजू में बैठ कर के आत्मानंद स्कूल में पढ़ रहे थे। 372 से ज़्यादा आत्मानंद स्कूल खुली। तो आज कहीं छत्तीसगढ़ी परिवार का बेटा फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा है, या गाँव में या हमारे घर में काम करने वाली बाई का बेटा इंग्लिश में बोल रहा है, तो उसको बड़ा गर्व होता है। तो ये सरकार ने उस समय काफ़ी ये चीज़ें की। उसके अलावा जो जो ये सरकार को सोचने की आवश्यकता है, वो थी गौठान को चालू रखना था। उसको आप और मॉडिफ़ाइड कर देते। लेकिन गौठान में आपके 1 लाख हेक्टेयर ज़मीन छत्तीसगढ़ की बच गई। महिलाएँ पूरी काम में लग गईं। उसमें से आप समझ लीजिए आप वर्मी कंपोस्ट बनाना शुरू कर दी। वो लोगों ने साग-भाजी लगाना शुरू कर दिया। वो पशुपालन शुरू कर दी। वो गौमूत्र बेचना शुरू कर दी। एग्रीकल्चर स्तर पे सुधार हुआ बहुत। बहुत अच्छा, उसमें बड़े लोगों को रोज़गार मिल चुका था, बहुत सारी महिलाओं को। ये पूरी तरह बंद हुआ, ये दुखद है। बस मैं आपके माध्यम से केवल इतना ही आग्रह करूँगा सरकारों से कि आप केवल ये सोचकर बंद मत कर दीजिए। मतलब कितनी महिलाएँ, साहब मैं तो गौठान खोला था भाटा गाँव में। आप तो कितनी बार आए हैं त्योहारों में गाय माता की पूजा करने के लिए। आज वो गौठान बंद हो गया। वो 9-10 एकड़ में गौठान था। आज देखिए आप, एक बैंक का मैनेजर 3 दिन पहले उसकी असामयिक मृत्यु हो गई। लक्ष्मीकांत तिवारी जी, गाय से टकराकर उनकी मौत हो गई। सड़कों में मवेशियां बैठी रहती, गाय बैठी रहती। फिर अपनी धर्मपत्नी से कहा उन्होंने, मैं शाम को आ रहा हूँ, मंदिर चलेंगे। अब इन परिस्थितियों में कहीं न कहीं ये चीज़ें, अगर सरकार इसको और मॉडिफ़ाइड कर देना था, आपको लगता था नाम बदल देना था, कुछ भी कर देते आप। लेकिन जो अच्छी योजनाएँ हैं, ये आज तो सर रायपुर को, आधा जो रायपुर है, आधा रायपुर को लोग गायपुर कहते हैं और आधा रायपुर को लोग चाकूपुर कहते हैं। गायपुर एक पूरा जो जय स्तंभ से उस तरफ का जो इलाका है, उसको गायपुर कहते हैं, और इस तरफ का जो इलाका है उसको चाकूपुर कहते हैं। तो ये रायपुर जो है वो 2 भागों में विभक्त हो गया। लेकिन आज वास्तव में जो आपने कहा ना कि आप रहते तो क्या सोचते हैं? मैं इन चीज़ों से ज़रूर सोचता कि जो ये पशुधन है, उनके लिए व्यवस्थित ती अब बड़ी चीज़ नहीं है सरकार के लिए। 3-4 ठो गौधाम बना दो आप, 8-10 कांजी हाउस और खोल दो। 6 कांजी हाउस मैंने खोला था, कम पड़ती है। उसको बढ़ा दो आप शहर के चारों तरफ, और एक फायर ब्रिगेड शहर के चारों तरफ होनी चाहिए। आज आपका शहर इतना बढ़ गया है, 4 दिशाओं में फायर ब्रिगेड होनी चाहिए, ताकि भनपुरी वाले को यहाँ टिकरापारा से अगर गाड़ी जाएगी, तो नहीं, उसको वहीं पे अवेलेबल हो जाए। इस शहर के चारों दिशाओं में फायर ब्रिगेड ज़रूर बनना चाहिए।
पशुधन के लिए कम से कम 8 से 10 कांजी हाउस और गौधाम होनी चाहिए, गौ अभयारण्य होनी चाहिए। ये चीज़ें इस शहर की बड़ी आवश्यकता है, जो प्राथमिकता के आधार पर इस सरकार को और महापौर जी को और उनकी परिषद को करनी चाहिए। आप राजनीति में लगातार व्यस्त रहते हैं, परिवार के प्रति थोड़ी जानकारी दें कि परिवार को आप कैसे सँभालते हैं? और दूसरी बात कि आपकी आस्था कैसी है? नहीं, परिवार में मेरी धर्मपत्नी है, वो साइकोलॉजिस्ट है और मैंने अपने घर में कहा है कि ये बच्चे अगर बड़े हो जाएँ, तो सबको आत्मनिर्भर बनना चाहिए। उनको राजनीति में लाने की इच्छा है? नहीं, मेरी तो इच्छा नहीं है, वो अपने कर्मों से अगर आ जाएँ, तो अलग बात होती है, क्योंकि मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं राजनीति में आऊँगा। लेकिन सबसे कठिन जीवन का अगर कोई काम है, तो वो राजनीति है। लोग भले बहुत सहजता से लेते हैं, हमारे बारे में 1 मिनट में वो टीका-टिप्पणी कर देते हैं, लेकिन हमको तो हर 5 साल में परीक्षा दिलाना है। तो वो कठिन दौर रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग संस्कारिक लोग हैं और सप्ताह में 1 दिन हम लोग पति-पत्नी और बच्चे पूरा एक टाइम देते हैं सबको और वर्ष में 1 बार 15 दिन के लिए हम लोग घूमने जाते हैं, वातावरण में कहीं भी रायपुर से बाहर केरल वगैरह। तो लेकिन अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। अब 21-22 साल के भी जो बच्चे हैं, उनको भी हम काम में लगा दिए कि आप 2000 कमाइए, लेकिन आप कमाऊ पुत बनिए। तो आप एक सोच रखते हैं कि राजनेता का बेटा राजनेता नेपोटिज़्म जैसा चल रहा था एक, भाई-भतीजावाद, कि एक घर से कोई नेता बना तो उसका बेटा भी बनेगा। आपने ऐसी परंपरा नहीं डाली अपने बच्चों के साथ। नहीं, आज साफ सोचने की आवश्यकता ये है कि रिवेंजफुल पॉलिटिक्स हो गई है। अभी राजनीति में जितना गिरावट आया है, उसको देख कर के अच्छे परिवार के लोग या संस्कारिक लोग अब थोड़ा-सा बिचकने लगे हैं। पराक्रमी अब आपको कम दिखेंगे, परिक्रमावादी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं विश्वविद्यालय का जब से छात्र संघ का चुनाव बंद हुआ कॉलेजों में, अब राजनीति का अपराधीकरण बड़े पैमाने पर होने लगा। लेकिन छात्र नेता के समय में भी बहुत ज़्यादा अपराधीकरण था। ऐसा कह सकते हैं जब छात्र नेता थे उस समय भी काफ़ी गुंडागर्दी और माफियागिरी होती थी। नहीं, इस प्रकार की नहीं होती थी। छात्र राजनीति से छात्र जो राजनीति होती थी, वो गुंडागर्दी नहीं होती थी। अगर कहीं आपका रिज़ल्ट विथहेल्ड कर दिए हैं, या मैं आपको उदाहरण बताऊँ कि जब मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था, तो उस समय सिलाई का जो रेट था, वो पेंट की सिलाई का था ₹25 और शर्ट की सिलाई का जो था, वो ₹20 था। अचानक से उसको ₹110 पेंट का सिलाई कर दिए थे और ₹55 शर्ट की सिलाई कर दी, ₹75 टेलर को। तो अब जो स्टूडेंट लोगों ने आकर कहा, तो मैंने रायपुर बंद करवा दिया था, कलेक्टर को बोल कर के, कि भई निम्न मध्यम वर्गीय परिवार और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए इतना सिलाई एफर्ट करना बड़ा कठिन काम था। तो उस समय अध्यक्ष थे कन्हैया टेलर के, वो आकर के हमसे कहा कि कितना बढ़ना चाहिए था? हमने कहा यार 10, 15, 20% बढ़ा लो भाई, ठीक है आपके भी धागा-वागा का रेट बढ़ा होगा। लेकिन कलेक्टर ने मध्यस्थता करके सिलाई का रेट को 3 दिन में कम कराया। आपको याद होगा कि श्याम टॉकीज के पास शराब भट्ठी थी, देसी शराब भट्ठी। अब वहाँ से बच्चों का स्कूल जाना, दानी स्कूल पास था, वहाँ के वो, तो हमने उसको बंद कराया। वो उस समय की प्राथमिकताएँ होती थी जो स्टूडेंट लीडर कराता था। क्योंकि शहर का वातावरण हाँ, अब छात्र ने अब कहाँ आपको दिखते हैं कोई कोई आप कुछ किसी प्रकार का आंदोलन नहीं दिखता। आज आप देखिए कि शहर में हर कॉलोनी में 50 से ज़्यादा सांड और नंदी महाराज हैं जो किसी को भी पटक रहे हैं। एक कोई आदमी बोलने वाला नहीं है। इतने मच्छर हैं शहर में, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। आपकी शिकायत तो एक पूर्व महापौर की जो पीड़ा है वो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन जैसे जेन ज़ी पीढ़ी के बारे में एक चल रही चर्चा प्रमोद भैया, कि नेपाल में एक आंदोलन हुआ युवा पीढ़ी का आक्रोश और भी देशों में जैसे तनाव बढ़ रहा है। तो ये क्या लगता है नई पीढ़ी को आप क्या कहना चाहेंगे आज के युवाओं को राजनीति के लिए और अन्य विषयों के लिए? देखिए, आजकल के जो बच्चे हैं वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं, ऐसा हमको लगता है।
वो अपने भविष्य के बारे में निश्चित रूप से वो चिंता करते होंगे, लेकिन सरकारों को जो काम करने चाहिए कि आज हमारे स्किल डेवलपमेंट की बड़ी आवश्यकता है। चाइना में गया था, तो वहाँ घर-घर में कुटीर उद्योग और लघु उद्योग होते हैं। और तो इसी प्रकार से गाँव में देश बसता है, और देश जिस गाँव में बसता है, वहाँ अगर आप आज गाँव के लड़के को शहर आने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। उसको गाँव में इतने काम दे दो, मैं इसके लिए ज़रूर धन्यवाद दूँगा भूपेश बघेल जी को कि उन्होंने कम से कम गाँव की ओर युवाओं का रुख मोड़ा तो। आज खुशी की बात है, ये अगर कहीं आप इस तरफ कुम्हारी से आप बेमेतरा वाले रोड में आप निकल जाएँगे, तो तमाम सब्जी के काम कर रहे हैं आज के युवा। और आपको तो मैं आश्चर्य की बात बताऊँगा, परसों मैं एक फार्म हाउस में गया था, वहाँ पूरा परिवार जो था वो सब्जी के काम में लगा है। और अरब, ईरान और इराक में हमारे रायपुर के वो चीज़ें जा रही हैं भाई। मुझे बड़ी खुशी हुई। यहाँ जय अम्बे फार्म है, विकास दुबे का, तो वो 2 लोग उनके घर में नौकरी छोड़ दिए, सरकारी नौकरी को। मतलब कृषि उद्योग काफ़ी अच्छा हो रहा है। यहाँ अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत है, और अपॉर्च्युनिटीज़ को कहीं आप कहीं सकारात्मक भाव से लेंगे, तो वो अच्छे परिणाम आएँगे। बस ये है कि अब वर्तमान में जो राजनीति की दशा और दिशा है, ये जातिवाद की राजनीति, ये राजनीति का जो ध्रुवीकरण चल रहा है, ये इससे कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा। मतलब जात-पात के नाम से क्या राजनीति करना भाई? आप जिस जाति के हो अच्छी बात है, और हम लोगों ने तो अपनी आँखों से देखा है, कई ऐसे नेताओं को अपने जात के नाम पर वोट तो माँग लिया, लेकिन उसके जात के लोग तो बेचारे आज, और उनका जो जीवन स्तर है वो और नीचे चला जा रहा है। अब उसके लिए कौन दोषी है भाई? क्यों नहीं? आपको तो जनता ने चुना था, आपको तो हम लोगों ने मंत्री बनाया, आपको तो हमने मुख्यमंत्री बनाया, तो फिर क्यों आप लोगों ने ये काम नहीं किया अपने लोगों के लिए? तो ये कम से कम ये चीज़ें जो वर्तमान में पंख पसार रही है, उस पर लोगों को सोचने की आवश्यकता है। और सबको अपना-अपना अधिकार है। और पांडवों ने उन लोगों ने भी तो क्या माँगा था? 5 ही गाँव तो माँगा था। छत्तीसगढ़ के लोग भी तो वैसे ही संतुष्ट लोग हैं। भई क्या माँगा था उन्होंने कि अपने हक के 5 गाँव दे दीजिए हमको। वो भी लोग अगर नहीं देंगे, तो कैसे ये चीज़ें होंगी? भई इतने यहाँ सभी जाति संप्रदाय के लोग रहते हैं, आपस में प्रेम व्यवहार इतना अच्छा है, लेकिन अभी जो कटुता आ रही है, वो कहीं न कहीं चिंता का विषय है, और उससे राज्य को ही नुकसान होता है। राज्य के युवा पीढ़ी को नुकसान होता है। जो जेन ज़ी की आप बात कर रहे हैं, वो इन सब चीज़ों में आजकल तो इतनी तेज़ी से चीज़ें फैल रही हैं कि वो अर्थ का अनर्थ लगा लेते हैं। और अर्थ का अनर्थ लगाने से नुकसान ही होता है। किसी भी देश को देख लीजिए आप, बड़े-बड़े देश इन सब चक्करों में आकर के धार्मिक उन्माद की दिशा में खत्म हो गए, बर्बाद हो गए। उनसे सीखना चाहिए। वो चीज़ों को आप एडॉप्ट मत करिए। वो चीज़ें तो एडॉप्ट करने में ही तो आप पतन की ओर चले जाएँगे ना। इससे बचना चाहिए। कम से कम ब्रॉड माइंडेड तो अब होना चाहिए। आपसे बातचीत करके आज बहुत अच्छा लगा, और आपके जो अनुभव साझा किए, हमारे नागरिकों को भी प्रमोद भाई की बातें ज़रूर प्रेरित करेंगी। साथियों, कैसा शहर होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, और उन्होंने जो बातें कही कि हर आदमी की सलाह से एक शहर गौरवान्वित होता है, अपनी सुंदरता से, अपनी स्वच्छता से और अपनी कार्यप्रणाली से। तो मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ प्रमोद भैया। जाने से पहले बस मैं आप सरकार से एक आग्रह ज़रूर करूँगा, रायपुर के ही विषय में है, कि रायपुर में वर्तमान में जो शिकायतें मिल रही हैं कि सवेरे जो है वो कुत्ता दौड़ाता है, दोपहर को गाय और सांड दौड़ाते हैं, और शाम को चाकूबाज दौड़ाते हैं। तो आपके माध्यम से मैं यहाँ के ज़िम्मेदार मंत्रियों से, महापौर जी से ज़रूर आग्रह करूँगा, ये शहर हम सबका शहर है। इसके लिए कम से कम आप सहृदयतापूर्वक आप काम करें।